नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा पूर्व गुप्त काल में भारत की आर्थिक उन्नति, विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज हम पूर्व गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य के विशेष संदर्भ में भारत की जो आर्थिक उन्नति हुई, उस उन्नति के पीछे प्रमुख कारण कौन कौन से थे, कौन सी परिस्थितियां उसके लिए उत्तरदायी थी, जिन्होंने पूर्व गुप्त काल में भारत की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले तो हमें पूर्व गुप्त काल शब्द को ही जान लेना आवश्यक है। पूर्व गुप्त काल से मेरा तात्पर्य है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर और गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक जो बीच का समय है, उसे ही हम भारतीय इतिहास में पूर्व गुप्त काल के नाम से जानते हैं। अर्थात 184-85 ईसा पूर्व से लेकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना अर्थात 250 ईस्वी के मध्य का जो समय है, उसे ही हम भारतीय इतिहास में पूर्व गुप्त काल के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो पूर्व गुप्तकालीन भारतीय इतिहास में जो पूर्व गुप्त काल है, यानी कि 184 ईसा पूर्व, यानी कि मौर्यों के पतन के पश्चात 184-85 ईसा पूर्व से लेकर और गुप्त साम्राज्य की स्थापना यानी कि 250 ईस्वी तक का जो समय है, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक प्रकार से भारत के विखंडन या अस्थिरता का समय दिखाई देता है। लेकिन यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पूर्व गुप्त काल को निसंदेह ही आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूर्व गुप्त काल में भारत के जो विदेशी व्यापार था, उस विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप भारत में अथाह मात्रा में धातु मुद्रा यानी कि सोने और चांदी का जो है पर्याप्त आगमन हुआ, जिसने गुप्त काल में कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में जो उन्नति हुई, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में भारत प्राचीन में यदि हम व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही देखें तो हम पाते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल से ही, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से ही हमें सुविकसित व्यापार और वाणिज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था की जानकारी है वो प्राप्त होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम व्यापार और वाणिज्य के परिप्रेक्ष्य में या उसके संदर्भ में भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही देखें, यानी जब से भारत का इतिहास ज्ञात होता है तब से देखें, यद्यपि इतिहास जो है वो पाषाण काल से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु सुविकसित जो इतिहास है वो आद्य ऐतिहासिक काल से ही ज्ञात होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल से ही हमें पहली बार ही व्यापार न केवल आंतरिक बल्कि विदेशी व्यापार भी हड़प्पा सभ्यता से ज्ञात होता है, क्योंकि हड़प्पा में हमें जो हड़प्पा स्थल थे
जैसे कि लोथल से हमें बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार सुत्क गेंडोर से भी बलूचिस्तान से बंदरगाह के अवशेष मिले थे, जो कि एक प्रकार से विदेशी व्यापार के ऊपर प्रकाश डालते हैं। इसीलिए आधे ऐतिहासिक काल यानी कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से ही हमें सुविकसित व्यापार और वाणिज्य पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और यह व्यापार और वाणिज्य पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, बौद्ध काल जिसे हम महाजनपद काल भी कहते हैं, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल यानी कि 184-85 ईसा पूर्व तक ये जो व्यापार और वाणिज्य है वो निरंतर विकसित होता रहा, जिसके बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होती है। यद्यपि 184-85 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और विखंडन की स्थिति अवश्य दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद इस काल में भी भारतीय इतिहास में व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ कला और संस्कृति का है वो अभूतपूर्व विकास हुआ। विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य का, जिसके अनेक कारण माने जाते हैं। इन कारणों में 3 कारण जो है वो प्रमुख है। देखिए, हम सभी जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा भी है कि 184-85 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो पश्चिमोत्तर भारत था, उस पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशी जातियों के आक्रमण होने लगे, जिसके बारे में हमें पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्रम जो हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था, उन तीनों से हमें मौर्यों के पतन के बाद पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशी जातियों, खासकर यूनानियों, इंडो ग्रीक जातियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और यूनानियों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस पश्चिमोत्तर भारत से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः इस पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र पर मथुरा तक का जो क्षेत्र है, यूनानी शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इसका परिणाम यह निकला कि मध्य एशिया तक, यानी कि पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया तक जो क्षेत्र था, उस पर संपूर्ण क्षेत्र पर एक प्रकार से यूनानियों का आधिपत्य स्थापित था। और जब यूनानियों का आधिपत्य भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक हो गया, मध्य भारतीय क्षेत्रों तक जब इन यूनानियों का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो इसका सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि उस समय मध्य एशिया से यूरोप तक जाने वाले जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, उन व्यापारिक मार्गों से भारतीय व्यापारियों का भी संपर्क हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तु जो कि जिनकी पश्चिमी एशिया और पश्चिमी जो विश्व था यानी कि यूरोप, उसमें भारतीय वस्तुओं की उसकी गुणवत्ता के कारण विशेष रूप से मांग थी, जिसमें सूती वस्त्र, हीरे जवाहरात, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के मसाले, सुगंधित वस्तुएं, जिनकी रोम, मिस्र और यूनान में विशेष रूप से मांग थी। और मांग के परिणाम स्वरूप इसका परिणाम यह निकला कि जब पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानियों का आधिपत्य हो गया, तो मध्य एशिया से यूरोप तक जाने वाला जो स्थल मार्ग है, वह एक प्रकार से पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों से भी जुड़ गया। परिणाम स्वरूप भारत मध्य एशिया और यूरोप के मध्य स्थल मार्ग से व्यापार के नए नए मार्गों की खोज हुई, व्यापार में निरंतर उन्नति हुई और इन व्यापारिक मार्गों पर नए नए नगरों और उद्योगों की स्थापना हुई। दूसरा जो कारण माना जाता है वो ये है कि देखिए, जो पश्चिमी भारत था,
विशेष रूप से राजस्थान का दक्षिणी और गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है। यद्यपि भारत में जो पश्चिमोत्तर भारत था, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर भारत में प्रवेश करने वाला जो मार्ग है, उत्तरी राजस्थान, इस क्षेत्र पर मथुरा तक जो क्षेत्र है इस पर यूनानियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। लेकिन इसके ठीक दक्षिण में जो पश्चिमोत्तर भारत था, दक्षिणी राजस्थान गुजरात वाला जो क्षेत्र, इस क्षेत्र पर मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति जो शक और पहलव थे, जिन्हें यूनानियों द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया था, ईरान की तरफ प्रस्थान किया और समुद्र तट के सहारे सहारे ये जो शक और पहलव थे, इन्होंने पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश किया और पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके इन्होंने भी नवीन व्यापारिक मार्गों की स्थापना की। शकों और पहलुओं के अधिकार वाले जो पश्चिमी भारतीय क्षेत्र थे, उनके परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापारियों का संपर्क जो है वो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र थे उनके साथ भारतीय व्यापारियों का सीधा संपर्क स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत से पश्चिमी भारत होते हुए दक्षिण भारत से समुद्र तट के सहारे पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात से होते हुए आधुनिक पाकिस्तान और ईरान से होते हुए भूमध्य सागरीय जो प्रदेश थे, यहाँ नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तुएं जो अभी तक भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जहाजों के माध्यम से ले जाई जाती थी, स्थल मार्गों के माध्यम से भी विस्तृत व्यापार होने लगा। इसी प्रकार जो तीसरा कारण माना जाता है वो है कुषाण वंश की स्थापना। देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी आते आते मध्य एशियाई यूची, जिन्हें टोचारियन भी कहा जाता था, जो भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के नाम से प्रसिद्ध है, कुषाणों ने यूनानियों को पराजित करके मध्य एशिया के एक बड़े भूभाग, जिसमें चीन का पश्चिमी क्षेत्र भी सम्मिलित था, और उत्तरी जो भारतीय क्षेत्र था, पश्चिमोत्तर और उत्तरी भारतीय क्षेत्र पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और भारतीय क्षेत्रों पर कुषाण वंश का अधिकार हो जाने के परिणाम स्वरूप जो मध्य पूर्वी एशियाई देश थे, जैसे कि चीन, कोरिया, मंगोलिया, ये भी एक प्रकार से मध्य एशिया से यूरोप की ओर जाने वाले जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना गया बाद में, ये मध्य पूर्वी एशियाई देश भी कुषाण वंश की स्थापना के पश्चात इस मध्य एशिया से यूरोप की तरफ जाने वाले व्यापारिक मार्ग से जुड़ गए। चूंकि कुषाण जो थे, उन कुषाणों का मध्य पूर्वी एशियाई देशों से लेकर भारत के उत्तरी भारत तक के संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो गया। परिणाम स्वरूप जो सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट पर भी कुषाण शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय व्यापारी एक प्रकार से सीधे सिल्क रूट के है, जो सिल्क रूट था, वो सिल्क रूट एक प्रकार से सीधे भारतीय व्यापारियों के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि अधिकांश जो वस्तुएं यूरोप को निर्यात की जाती थी वो भारत से ही, भारतीय क्षेत्रों से ही जाती थी। इसका परिणाम यह निकला कि सिल्क रूट पर एक प्रकार से भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और ये भारतीय व्यापारी भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के बदले रोम और यूनान से धातु मुद्रा वसूल करते थे, यानी कि सोने और चांदी की मुद्राओं के बदले भारतीय वस्तुओं का व्यापार करते थे। परिणाम स्वरूप व्यापार का संतुलन पूर्ण रूप से भारत के पक्ष में हो गया और भारत में अथाह मात्रा में धातु मुद्रा यानी कि सोने और चांदी का आगमन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुषाणों के शासनकाल में ही पहली बार भारत में व्यापक रूप से सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो ये तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं पूर्व गुप्त काल, यानी पूर्व गुप्त काल जो है, उस पूर्व गुप्त काल में भारत की आर्थिक उन्नति के पीछे अनेक कारण विद्यमान थे, जिनमें से ये तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत का यूनानियों के संपर्क में आना,
पश्चिमी भारत का शकों और पहलुओं के संपर्क में आना, और तीसरा था कुषाणों का है वो उत्तरी भारत पर आधिपत्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से पूर्व गुप्त काल का जो सबसे उज्जवल पक्ष है वो है वो व्यापार और वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास और उन्नति। यानी इन तीनों बिंदुओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पूर्व गुप्त काल था 184 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक का जो समय है, इसका जो सबसे उज्जवल पक्ष है, सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है, वो व्यापार और वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास है। उज्जवल पक्ष मैंने इसलिए बोला, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भारत के लिए एक प्रकार से विखंडन का काल था। भारत अनेक छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित हो चुका था। विदेशी शक्तियां जो है वो भारत पर निरंतर आक्रमण कर रही थी और उन्होंने पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत पर एक प्रकार से अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। लेकिन फिर भी अगर इस काल के आर्थिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है वो है भारत का मध्य और पूर्वी एशिया के साथ साथ पश्चिमी विश्व यानी कि यूरोप के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध। और इन्हीं व्यापारिक संबंधों के कारण भारत व्यापार संतुलन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अथाह मात्रा में सोने और चांदी का आगमन हो। यही कारण है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में यूनानी इतिहासकार प्लिनी ने भी इस विषय में है वो लिखा है। पूर्व गुप्त काल में भारत में व्यापार और वाणिज्य के कारण जो अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हुई, उस प्रगति को हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। यानी भारत में व्यापार और वाणिज्य के से जो आर्थिक उन्नति हुई, उस आर्थिक उन्नति का आधार क्या था? उस पूर्व गुप्तकालीन भारत की आर्थिक उन्नति के पीछे जो सबसे बड़ा आधार था वो था विभिन्न उद्योगों और शिल्पों का विकास। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पश्चिमी विश्व था, रोम, यूनान, मिस्र, इनमें भारत में निर्मित अनेक वस्तुओं की अपनी गुणवत्ता के कारण विशेष रूप से मांग थी, जिनमें सूती वस्त्र है, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं हैं, धातु से निर्मित सोने, चांदी और जो लोहा है उससे निर्मित विभिन्न आभूषण और अन्य वस्तुएं हैं। रत्न उद्योग यानी विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, मसाले आदि वस्तुओं की इन पश्चिमी यूरोपीय देशों, पश्चिमी देशों यूनान, मिस्र और रोम में विशेष मांग थी। और विशेष मांग के कारण ही जब भारत पर उपरोक्त तीन परिस्थितियों यानी कि यूनानियों, कुषाणों और शक और पहलुओं के आधिपत्य के कारण जब भारत और पश्चिमी एशिया के मध्य सीधे स्थल मार्गों की स्थापना हो गई, तो परिणाम स्वरूप भारत और जो पश्चिमी जो देश थे उनके मध्य सीधा स्थल मार्ग से व्यापार होने लगा, स्थल मार्ग से सीधा व्यापार होने लगा। और इसका प्रभाव यह निकला कि भारतीय वस्तुओं की मांग और अधिक बढ़ गई। परिणाम स्वरूप भारत में नए नए उद्योगों और शिल्पों का विकास हुआ। और इसकी जानकारी भी हमें तत्कालीन जो साहित्यिक और अभिलेखीय स्रोत हैं उनसे प्राप्त होती है। जैसे कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग शासकों के समय लिखे गए ग्रंथ पतंजलि के महाभाष्य, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। इसी प्रकार दक्षिण भारतीय इतिहास के संबंध में लिखा गया ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। यूनानी इतिहासकारों प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री जिसकी बुक का नाम है, स्ट्रेबो,
के वृत्तांतों और विवरणों से पता चलता है कि इन भारतीय वस्तुओं की मांग के कारण ही मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ने वाला जो सीधा स्थल मार्ग था, उस सीधे स्थल मार्ग का जो जब भारतीय व्यापारिक मार्गों के साथ सीधा संपर्क हो गया, तो बड़ी मात्रा में भारतीय जो वस्तुएं हैं वो इन मध्य एशियाई मार्गों से होकर सीधे यूरोप तक पहुंचने लगी। और चूंकि भारतीय वस्तुओं की मांग पहले से ही रोम, मिस्र और यूनान में अत्यधिक थी, और इस सीधे व्यापारिक मार्ग का परिणाम यह निकला कि भारतीय वस्तुओं की जो मांग है वो और भी अधिक बढ़ गई। परिणाम स्वरूप भारत में विभिन्न उद्योगों और शिल्पों का विकास हुआ, जिसने भारत के व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रमुख उद्योगों और शिल्पों में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का नाम आता है, जिनके ऊपर हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।